हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज का पार्ट 7। और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसां एज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट जिसका नाम है रेफर्मेशन। और इस रेफर्मेशन की वजह से इस एज में बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस वेदर इन राइटिंग, intellectual thinking, or you could say rationality came after this particular movement. And कह सकते हैं कि उस समय के जो प्रोमिनेंट पोइट्स थे, चाहे स्पेंसर हो, शिडनी हो, इवन ड्रामा लाइक विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, तो इनकी राइटिंग्स में इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और कॉमन पीपल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। तो इन सारे इम्पैक्ट्स को और इन सारे मूवमेंट का जो भी एक पिन पॉइंट रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो रेफर्मेशन आज हमारा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। Reformation is a theological movement which had for its objects the emancipation of conscience from the church began in Germany। तो हमारी पहली इंफॉर्मेशन जो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि रेफर्मेशन बेसिकली एक थियोलॉजिकल मूवमेंट है। थियोलॉजी इज इक्वल टू रिलीजन। थियोलॉजी इज नन अदर देन द पार्ट ऑफ रिलीजन, I mean the other name of religion, which is related to Bible and some religious books। तो एक रेफर्मेशन का जो पहला इंफॉर्मेशन आपको ये है कि एक थियोलॉजिकल मूवमेंट है विच हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द इमेंसिपेशन ऑफ कंसाइंस। इमेंसिपेशन ऑफ कंसाइंस की बात हो रही है बिकॉज इमेंसिपेशन ऑफ कंसाइंस फ्रॉम द चर्च, यानी एक तरह से आप कह लीजिए इसका जो मेन ऑब्जेक्ट रहा है इमेंसिपेशन ऑफ कंसाइंस फ्रॉम द चर्च। ये जो चर्च का रोल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलीजन में। जैसे एक प्लेस होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, वर्शिप प्लेस होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, तो ऑब्वियसली हम चर्च की बात करेंगे। बिगिन इन जर्मनी, तो रेफर्मेशन की जो शुरुआत होती है वो जर्मनी से होती है। आगे देखते हैं क्या है। द रेफर्मेशन वॉज ए रिएक्शन टू द करप्शन एंड एब्यूजेस ऑफ पावर इन द रोमन कैथोलिक चर्च। बेसिकली रेफर्मेशन आया क्यों, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड coming of reformation in Renaissance was the corruption and abuses of power in the Roman Catholic Church। अगर आप लोग फेमिलियर होंगे कि क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक कंपोनेंट रहा है क्रिश्चियनिटी का, वो है रोमन कैथोलिक चर्च रहा है। यानी कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का, उसको प्रोपोगेट करने का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो है कैथोलिक चर्चेस होते थे। तो इसमें बहुत सारे क्लर्जी वगैरह हैं, पोप हैं और आर्च बिशप हैं। एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कह सकते हैं रिलीजियस हायरार्कीज होती थी जो कि अपना अपना काम करती थी चर्चेस वगैरह में। तो बेसिकली रेफर्मेशन वाज अ रिएक्शन। ये जो करप्शन की बात आ रही है एंड एब्यूजेस, ये दो पॉइंट है, पहला है और ये दूसरा पॉइंट है। करप्शन कहाँ पे, रोमन कैथोलिक चर्च में। कहते हैं ना कि जब कोई बहुत पावरफुल हो जाता है, किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ये वेल नोन फैक्ट है, ये हिस्ट्री इज फुल ऑफ दीज थिंग्स। तो कुछ ऐसा ही हुआ रोमन कैथोलिक चर्च के साथ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का सोलली जो पावर है वो कहाँ पे था, कैथोलिक्स इन स्पेशली पोप के हाथ में था। जो पोप होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च का जो सबसे बड़ा केंद्र था वेटिकन सिटी, वहाँ पे उसके जो हेड होते थे पोप, उनके पास वो पावर होती थी कि वो पूरे क्रिश्चियनिटी के अंदर जितनी कुछ चीज़ें हैं, किसको एक्सकम्युनिकेट करना है, किसको बिशप बनाना है, किसे आर्च बिशप बनाना है, किसे किस राजा को पावर ज़्यादा देनी है, किस राजा की पावर को कम करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसका जो सोल कह सकते हैं पावर होती थी वो पोप के हाथ में होती थी। तो पावर के साथ साथ करप्शन भी आएगा। आप बहुत सारी गलत काम करना शुरू करते हैं, एब्यूजेस आएंगी, क्योंकि आप जब गलत काम करेंगे तो लोग सफर होंगे और आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रोमन कैथोलिक चर्च के साथ जो है उस समय चल रही थी, जिसकी वजह से रेफर्मेशन आया। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। और चूंकि रेफर्मेशन के बाद ही क्या आता है, प्रोटेस्टेंटिज्म आता है, और अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रेफर्मेशन एक नया ब्रांच जुड़ गई, यानी कि पहली ब्रांच जो है कैथोलिक है, दूसरी ब्रांच जो जुड़ी है आफ्टर द रेफर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। यानी उससे एक इज्म हो गया, तो प्रोटेस्टेंटिज्म हो गया, अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये भी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अलग धर्म जोड़ लिया, लेकिन इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक विद्रोह किया कि हम कैथोलिक से कुछ अलग होंगे। वो जो कुछ डिफरेंसेस हैं, दैट द डिफरेंसेस बिकेम और नोन एज प्रोटेस्टेंटिज्म।
इसके प्रोपोनेंट कौन है जो फादर कह सकते हैं? तो मार्टिन लूथर, जिनका जन्म होता है 1483 में और डेथ होती है 1546 में। मार्टिन लूथर को माना जाता है क्या? फादर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म या फादर ऑफ रेफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मार्टिन लूथर वॉज ए जर्मन मॉन्क। बेसिकली कौन थे ये? एक जर्मन मॉन्क थे, यानी चर्च से जुड़े हुए थे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे, बेटर नोन एज द फादर ऑफ रेफॉर्मेशन, इनिशिएटेड इन 1517। यानी कि रेफॉर्मेशन की शुरुआत कब होती है? 1517 में होती है। और ये एक जर्मन मॉन्क थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे, और इनको हम फादर ऑफ रेफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और ये शुरुआत किस बुक के साथ होती है? क्या इन्होंने किया? विद द पब्लिकेशन ऑफ द 95 थीसिस और डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड एफिकेसी ऑफ इंडल्जेंसेस। ये इनकी बुक है। ये बुक किसकी है? मार्टिन लूथर की है। इन्होंने एक किताब लिखी, या एक कह सकते हैं एक थीसिस नुमा कुछ ऐसी एक चीजें कुछ पॉइंट आउट किया इन्होंने। और वो बेसिकली क्या था? 95 जो क्वेश्चंस थे उनके, वो ये थे कि इन्होंने प्रोटेस्टेंट जो चीजें थी, उन्होंने जो प्रोटेस्ट वाली चीजें थी वो कैथोलिक के अगेंस्ट में लिखी। यानी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ ऐसे क्वेश्चन, उनके बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड टू करप्शन, रिलेटेड टू रोमन कैथोलिक चर्चेज एंड रिलेटेड टू पोप, जो उनकी कह सकते हैं कि वे ऑफ लिविंग थी, यानी कैसे वो चीज़ों को देखते थे। तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रिफॉर्म होना चाहिए। तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है रिफॉर्म से है, यानी बदलाव होना चाहिए, जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा। व्हेन ही अटैक द पावर ऑफ द चर्च एंड द पोप, यानी इन्होंने अपनी इस थीसिस में, यानी बुक में, इन्होंने पावर ऑफ चर्च और पावर ऑफ पोप, ये दोनों के बारे, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन किया। कुछ उनके प्रश्न थे। लूथर पोस्टेड हिज थीसिस ऑन द डोर ऑफ द कैसल चर्च इन विटनबर्ग जर्मनी ऑन अक्टूबर 31 1517। 1517 में इन्होंने क्या किया? अपनी इस बुक को, यानी एक थीसिस को कह सकते हैं, डोर ऑन द कैसल चर्च, कैसल चर्च के डोर पे इन्होंने, उस दरवाजे पे जाके वहां पे उसको लगा दिया। और ये टाइम क्या था? 31 अक्टूबर 1517 को। आगे क्या है? ऑन 3 जनवरी 1521, यानी 1521 में, ठीक 4 साल बाद क्या होता है? लूथर वॉज एक्सकम्युनिकेटेड बाय पोप लियो 10। और इसका इनको क्या भरना पड़ा? एक कह सकते हैं कि सजा दी गई कि एक्सकम्युनिकेशन। एक्सकम्युनिकेट कौन होता है? ये काम पोप करते थे। और इनको एक्सकम्युनिकेट क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने कुछ सवाल उठा दिए। और यही परंपरा जो है, ये हमारे मिडिवल टाइम में या हमारे पुराने हिस्ट्री में, जो टाइम पीरियड में क्या होता था कि अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं तो वो अपने पावर का यूज करके आपको एक्सकम्युनिकेट कर देता था, या फिर आपको जो है बीच चौराहे पे जला के, जैसे आपने जॉन वाइक्लिफ का नाम सुना होगा, जिनको ट्रांसलेशन की वजह से, बाइबल के ट्रांसलेशन की वजह से उनको चौराहे पे बर्न कर दिया गया था, यानी जिंदा जला दिया गया था। तो पोप के हाथ में ये पावर थी। अब बताइए, पोप के हाथ में सारी पावर है, वो किसी को भी एक्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि आपके, उनके खिलाफ अगर किसी ने सवाल उठाए तो उनको आप एक्स कम्युनिकेट कर दीजिए। ये उनके हाथ में पावर होती थी। तो एक्स कम्युनिकेशन का मतलब है आपको जो है चर्च से और इन सारी चीज़ों से, रिलीजियस एक्टिविटी से आपको निकाल दिया जाता है। चूंकि लूथर वॉज मॉन्क। आगे देखते हैं क्या है? रेफर्मेशन प्रोड्यूस्ड अ मोरल रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ल्डली स्पिरिट ऑफ रेनेसां। यानी रेफर्मेशन ने क्या लाया इंग्लैंड में? एक रिएक्शन था अगेंस्ट द वर्ल्डली स्पिरिट ऑफ रेनेसां, यानी कि इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में। वर्ल्डली स्पिरिट क्या होती है? कि आदमी चीज़ों के पीछे भागता है, वर्ल्डली, लाइक मनी, ऑल द कंफर्टेबल थिंग्स, तो उसके खिलाफ है। और ये चूंकि रेफर्मेशन रिलेटेड टू रिलीजन है, तो रिलीजन आपको वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं कहता है। वो आपको स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, वो गॉड एंड गॉडेसेस की बात करेगा। और इट बिकेम अ रिलीजियस लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। रेफर्मेशन बाद में एक तरह से क्या हो गया? एक रिलीजियस लिबर्टी हो गया। कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं, कोई बाध्यता नहीं है आपके खिलाफ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। बहुत सारे धर्म में चीज़ें होती हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ये रिचुअल मानना पड़ेगा, आपको इस दिन आना पड़ेगा कि आप जो है प्रेयर करिए, वर्शिप करिए गॉड एंड गॉडेसेस को। तो एक तरह से एक रिलीजियस लिबर्टी के तौर पे जो है प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटिज्म आया, जो कि ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी बना। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट है, आप विचार कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को। बट बिफोर रिफॉर्मेशन क्या था कि चूंकि रोमन कैथोलिक्स थे, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, और क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात है। और रेफर्मेशन के पीछे का जो एक और बहुत बड़ा कारण रहा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? हेनरी एट। इस व्यक्ति की वजह से, यानी इस किंग की वजह से ये किंग रहे हैं। एंड हेनरी एट वाज द फादर ऑफ द ग्रेट एलिजाबेथ फर्स्ट। हेनरी एट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हम जान लेते हैं। हेनरी एट
historical declaration of renouncing the sovereignty of Pope and of declaring himself the head of the English Church in 1534. अब देखिए बात हो रही है मार्टिन लूथर की, चूंकि मार्टिन लूथर बिलोंग्स टू जर्मनी, यानी वो जर्मनी में बिलोंग करते हैं। उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे सारी चीज़ें शुरुआत की उन्होंने 1517 में। अब 1534 में इंग्लैंड की बात हो रही, चूंकि हेनरी एट कहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे 1509 से 47 तक, ठीक है। तो अब हेनरी एट भी ही वाज आल्सो अ सफरर फ्रॉम दीज पोप एंड बिशप एंड आर्च बिशप। यानी आपको अगर मैं बताऊं एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि पहले के समय में यानी कि मिडिवल टाइम में और रेनेसांस के टाइम में वहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक था कि रिलीजन, जिसको हम धर्म कहते हैं, और दूसरा था क्राउन, जिसको हम कहते हैं कि राजा से रिलेटेड होता है। तो रिलीजन और क्राउन ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। पहला है कि रिलीजन को कौन रिप्रेजेंट करता था, रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन था, रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति पोप कहलाता था। यानी कि पोप जो है सर्वे सर्वा होते थे रिलीजन के, वो हेड होते थे, हेड ऑफ द कह सकते हैं डिपार्टमेंट होते थे रिलीजन के। दूसरा है क्राउन, क्राउन को जो हेड होता था वो है किंग। अब ये होती थी बात कि चूंकि ये मान लिया गया था कि पोप जो है द मोस्ट पावरफुल पर्सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पोप कह देता था राजा को तो राजा पावरफुल हो गया। पोप अगर किसी राजा के अगेंस्ट में चला गया तो राजा जो है वीक हो जाता था, यानी उसको मानने वाले, उसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हो जाते थे। अब दोनों के बीच क्या होता था, एक तरह से क्लासेस होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। जैसे आप फेमिलियर होंगे टी.एस. एलियट के पोएटिक प्ले में जिसका नाम है मर्डर इन द कैथीड्रल, जिसमें आपको मिलेगा कि क्लास होता है वर्ल्डली, यानी क्राउन वर्सेस रिलीजन, क्राउन किंग वर्सेस पोप के बीच जो क्लास दिखाया जाता है। आप फेमिलियर होंगे जी.बी. शॉ का एक प्ले है सेंट जॉन, जिसमें उन्होंने इस क्लास को बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे उस समय चीज़ें होती थी। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे पोप की और किंग की, तो दोनों के बीच क्लास होता था, एक यहाँ पावरफुल बन रहा राज्य में और दूसरा रिलीजन में, ठीक है। तो अब क्लासेस के बीच में क्या होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही, या तो ये हारेंगे या तो ये हारेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी हेनरी एट के साथ, प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय पोप ने कह दिया था कि डिवोर्स जो है वो इलीगल है। डिवोर्स को पोप ने, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च ने पोप को डिवोर्स को इलीगल माना था कि ये अलाउ नहीं है, और अगर करना भी है तो पोप की इजाजत से करना है। आपने अगर शादी कर ली तो आपको डिवोर्स के लिए आपको जो है पोप से मिन्नत करनी पड़ेगी, यानी उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हेनरी एट के साथ कि उन्हें उनका जो एयर कह सकते हैं यानी वारिस नहीं होता है, उनकी बेटी होती है, उन्हें चाहिए था एक बेटा, और बेटे के लिए जो है उनको दूसरी शादी करनी थी। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि पोप ने चूंकि मना किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपको मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस वजह से हेनरियट गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने ही राज्य में यानी इंग्लैंड में वो क्या करते हैं कि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी नाम के कुछ एक्ट्स लाते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं, यानी नियम लाते हैं अपने देश में। और इस एक्ट की वजह से क्या होता है कि 1534 में जो एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534, इसके बाद इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया और अपने को कहा कि मैं अब पोप से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, यानी वो अब मेरे राज्य में या मेरे देश में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब वो डिवोर्स ले सकते हैं, जिससे भी शादी कर सकते हैं। और इस तरह जो है हेनरी एट ने कई शादियां की, लगभग 5 या 6 शादियां की, और उससे उनको बेटा भी हुआ जो बाद में एडवर्ड सिक्स्थ कहलाया। तो ये पूरी स्टोरी रही है। हेनरी एट्थ ने डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ, अपने को डिक्लेयर कर दिया हेड ऑफ द इंग्लिश चर्च। इवन उसने कह दिया कि मैं राजा तो हूँ लेकिन मैं इंग्लिश चर्च का भी हेड हो गया हूँ, यानी आफ्टर द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो चेंज आया वो कि इंग्लिश चर्च का भी हेड राजा हेनरी एट्थ हो गया, और वो क्राउन का भी वो हेड है, यानी वर्ल्डली पोजेशंस जो है, या कह सकते हैं कि जो राजा तो है ही वो लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। तो ये मेजर चेंजेस आया आफ्टर 1534, इसको ध्यान रखिएगा। हेनरी एट्थ फाइनल सेपरेशन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम ऑल इक्लेसियास्टिकल बॉन्डेज इन पार्लियामेंट्स फेमस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि हेनरी एट्थ का जो फाइनल सेपरेशन है, यानी एक तरह से अलग हो जाना पोप से, कहाँ, इंग्लैंड, फ्रॉम ऑल इक्लेसियास्टिकल बॉन्डेज, यानी कि जितने भी धार्मिक जो एक तरह से कह सकते हैं कि बॉन्डेज थी, जो लगा उससे जुड़ाव था, वो उसको उसने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 की पास होने के बाद उसको खत्म कर दिया, और खुद भी वहां का क्राउन भी संभाल रहा और चर्च ऑफ इंग्लैंड का वो हेड भी हो गया। दैट गेव द मोनार्की दैट गेव द मोनार्की एक्लेसियास्टिकल अथॉरिटी एंड रिप्लेस द पोप, यानी उसने पोप को ही रिप्लेस करने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुआ। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस ऑफिसेज इन प्लेस ऑफ लैटिन। और रेफॉर्मेशन के बाद जो मेजर चेंजेस क्या आया कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस ऑफिसेज, यानी कि
चर्च में या फिर और भी जो ऑफिसेस होती थी रिलीजन की, उससे उसमें इंग्लिश बोली जाने लगी, न कि लैटिन। और रेफर्मेशन से पहले लैटिन का यूज होता था। द मैसेज ऑफ रेफर्मेशन वेंट थ्रू द कंट्री इन द सर्मन ऑफ ह्यू लैटिमर, यानी बिशप ऑफ वॉरचेस्टर, हु वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव प्रीचर ऑफ द डे। यानी कि अब ये है कि अगर परिवर्तन हुआ है, कुछ मेजर चेंजेस सोसाइटी में आया है, और उस चेंज का या उस रेवोल्यूशन कह लीजिए, जो चेंजेस होते हैं, चाहे रिलीजियस चेंज हो चाहे वर्ल्डली चेंज हो, उसको मैसेज को पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में। तो ये इसका काम सबसे अच्छा किसने किया? ह्यू लैटिमर, जिसका लाइफ स्पेन 1487 से 1555 तक रहा है, और ये बिशप रहे हैं वॉरचेस्टर में। इन्होंने बिशप का काम ये करते थे। इन्होंने बहुत, ये इनको कहा जाता था उस समय का मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव प्रीचर ऑफ द डे, यानी बहुत अच्छा ये प्रीच करते थे। इन 1555 अंडर द कैथोलिक क्वीन मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट कौन है? मैरी फर्स्ट भी हेनरी एट की बेटी हैं, जो कि 1553 से 1558 तक क्वीन रहती हैं, और ये कैथोलिक क्वीन कहलाती हैं, और बहुत ही स्टॉन्च, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही रेडिकल थॉट ऑफ बेंट ऑफ माइंड की मैरी क्वीन थी। तो ये एक बहुत ही मेजर इवेंट यहाँ पे हुआ था, क्योंकि हेनरी एट ने तो विद्रोह किया था, और उनके बेटे भी कुछ उस तरह के ही थे कि अपने फादर के जैसा ही थे, लेकिन मैरी फर्स्ट जो थी, वो इन दोनों के अपोजिट थी। वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, पैट्रियाटिक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत ही रेडिकल थी, रेडिकल कैथोलिक रेडिकल थी। और 1515 में इन्होंने क्या किया कि ह्यू लैटिमर को बर्न्ड, ही वाज बर्न्ड एट द स्टेक। अब ये जो मैंने बताया कि कभी भी कोई भी राजा के खिलाफ या क्वीन के आदेश के खिलाफ अगर काम करता है, तो उसको चौराहे पे जिंदा जला दिया जाता था, और यही हुआ ह्यू लैटिमर के साथ। अब इन बेचारे को क्या किया गया, क्योंकि ये प्रीचिंग करते थे, रेफॉर्मेशन की चीजें बताते थे, और प्रोटेस्टेंट की बातें बताते थे, कैथोलिक के अगेंस्ट में थे। इस वजह से, चूंकि मैरी जो है कैथोलिक थी, इस वजह से इनको 1515 में 55 में इनको जिंदा जला दिया गया। ड्यूरिंग द शॉर्ट रेन ऑफ एडवर्ड सिक्स। अब ये एडवर्ड सिक्स कौन है? एडवर्ड सिक्स भी सन ऑफ हेनरी एट्थ हैं, ठीक है। यानी ये भी जैसे ये इनकी बेटी थी, और ये कहलाएं, इनका कब से कब तक रहे? 1547 से 53 तक, यानी 1547 से 53 तक एडवर्ड सिक्स ने शासन किया। इसके बाद बात आती है मैरी फर्स्ट की, 1553 से 1558, और इसके बाद आती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि 1558 से 1603 तक रहती हैं। तो ये इनका एक क्रोनोलॉजी है, जैसे कि कौन किसके बाद जो है गद्दी को संभालता है इंग्लैंड के। तो ड्यूरिंग द शॉर्ट रेन ऑफ एडवर्ड सिक्स, बहुत ही कम टाइम इनको मिला शासन करने का, इंग्लिश रेफॉर्मेशन मूव्ड क्लोजर टू प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफ द कॉन्टिनेंट। यानी कि एडवर्ड सिक्स ने पूरी कोशिश की कि रेफॉर्मेशन की जितनी भी अच्छी चीजें आई थी, जो कि प्रोटेस्टेंटिज्म कहलाया, उसको उन्होंने फैलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैरी फर्स्ट आती है, उसको उन्होंने दबाने की कोशिश की। A general atmosphere of individualism and self-reliance reinformed the proposition that man was directly responsible to his God without the mediation of an ecclesiastical hierarchy। और रेफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करता है, वो क्या है? इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ रिलायंस, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या है? जैसे मैंने अभी जिक्र किया था सेंट जॉन का, जीबी सॉ ने लिखा है। सेंट जॉन जो है वो यही कहती है कि आई डू नॉट नीड मीडिएटर, मुझे गॉड और मेरे बीच में मीडिएटर नहीं चाहिए। यानी मीडिएटर कौन होता है? चर्च होते हैं, उसमें रहने वाले पोप होते हैं, बिशप, आर्च बिशप होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि मैं आपका मीडिएटर हूँ, मैं आपके और गॉड के बीच का मीडिएटर हूँ। आप मेरे पास आइए, अपनी बातें कहिए, मैं गॉड के से कहूंगा। अब गॉड मेरे से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर आपको पहुंचाएंगे। और इसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, यानी वो पैसे लेते हैं आपकी इस मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं रह गया, आपका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया। यानी आपको गॉड के लिए या गॉड से बात करने के लिए, अगर आपने कोई सिन किया है तो उसको भी हटाने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक ने क्या लिखा है इसके बारे में, रेफॉर्मेशन के बारे में, डब्ल्यू एच हडसन, बहुत ही वेल नोन क्रिटिक हैं, इनकी बुक भी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनकी एक किताब है। वाइल दी रेनेसा अराउज द इंटेलेक्ट, यानी कि इन्होंने कहा कि रेनेसा चूंकि जो है इंटेलेक्चुअल की बात करता है, यानी आपके दिमाग को खोलने की बात करता है, एस्थेटिक फैकल्टीज की बात करता है रेनेसा। द रेफॉर्मेशन अवेकन द स्पिरिचुअल नेचर, और रेफॉर्मेशन ने क्या किया? स्पिरिचुअल, चूंकि रेफॉर्मेशन का संबंध किससे है? धर्म से है, और ये इसकी बात करता है, किसकी? स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है। प्रिंटिंग प्रेस, अब ये प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है रेफॉर्मेशन को, या कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ाने में। क्योंकि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लोग हाथ से लिखा करते थे। किताबें जो हैं, अगर आपको दूसरी किताब बनानी है एक किताब से दूसरी, तो आपको हाथ से करना पड़ता था, जो है उसको प्रिंट नहीं हो सकता था वो। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, विलियम कैक्सटन नाम का एक व्यक्ति है, वो इंग्लिश
प्रिंटर रहे हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस, विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1476, तो ये बहुत ही पहले एस्टैब्लिश हो चुका था। which diffuse the knowledge of the classics, put the English Bible into hands of people। और इसका जो रिलीजन को या प्रोटेस्टेंटिज्म को या रेफर्मेशन को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो है प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1476 में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 1476 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। और इसने क्या किया कि इंग्लिश बाइबल को सबके घर में पहुंचाने की जो है इसने कोशिश की। जितना ज़्यादा प्रिंट होगा उतना ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे। द रेफर्मेशन इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। अब रेफर्मेशन जो है केवल ऐसा नहीं कि वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है। आप जैसे ही रिलीजन में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं समाज में, तो उसका इम्पैक्ट जो है राइटर्स भी पड़ता है और वो चीज़ों को उस तरह से लिखना शुरू करता है। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इंग्लैंड की सोसाइटी में बहुत ही मेजर चेंज होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर कह लीजिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एटमॉस्फेयर कह लीजिए, इसके पब्लिकेशन के बाद, यानी कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611, जो कि जेम्स फर्स्ट ने इसको कह सकते हैं कि पब्लिश कराया था। विलियम टिंडेल्स ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट 1527 में, ये किताब भी जो है आफ्टर रेफर्मेशन जो है लिखी गई है, विलियम टिंडेल ने लिखी है। द टू इंपॉर्टेंट वर्क्स एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश रेफर्मेशन, इन दोनों किताब में इंग्लिश रेफर्मेशन की बहुत अच्छे से इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो आई होप डियर एस्पिरेंट्स आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जैसे इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट करिए कि अगर आपको वीडियोस में जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी चीज़ें समझ में आती हैं, उसको आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको देखूंगा और उसके हिसाब से अगली वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।